तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सभी मैथ्स का क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन है अभी, तो फिर जाके मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ा ही दिया जाए। तो ऐसे मैं बैठा हुआ था तो मैंने आया कि कुछ पढ़ा दिया जाए आप लोगों को। तो ऐसे 9th का जो बुक है, मैथ का बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें ज्योमेट्री जो कुछ ऐसे चीज़ है, क्या है कि बेसिक तो 9-10 से ही स्टार्ट होता है। तो अगर बेसिक ठीक करना हो तो ये सब चीज़ के बारे में अभी से जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कि आगे आपको बहुत ही काम देगा मैथ का। ठीक है, सो मैथ्स के एक टॉपिक हम मैथ्स का आज एक टॉपिक लेके हम आए हैं, ठीक है ना, जो मेरा है वृत्त से रिलेटेड संबंधित है। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा छोटे से छोटे बातों को हम लोग आज डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और सर्किल का पार्ट पढ़ना है। सर्किल आपको दो जगह पढ़ने मिलेगा, एक क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के अनुसार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा आप क्या है कि उसको पढ़ सकते हैं कैसे, आपका इसका कोण एंगल से जो निकालने के लिए तो ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ज्यामिति में पढ़ने आपको मिलेगा। तो हम क्या किए हैं कि दोनों का कॉन्सेप्ट जो मेन चीज़ होता है जो हमको जानना चाहिए, दोनों को हम मिक्स करके लेके आए। ऐसे हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं और ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे। ज्योमेट्री में एक एक चीज़ बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। और 9-10 के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है ही, और कंपटीशन वाले देखेंगे तो उसको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। जिसका जो छूटा है वो पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है। तो चलिए ज़्यादा ही करते नहीं हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक फ़ोटो बना के रखे हुए पहले से। तो उसमें क्या है कि ये एक वृत्त का बना हुआ है। वृत्त क्या होता है, वो गोल होता है ना। ये गोल बंद सतह होता है, ऐसे करके गोल बंद, ये तो अंडा बन गया, सॉरी। तो ये क्या बोलेंगे, ये बंद सतह होता है ऐसे करके, ठीक है ना, बंद सतह होता है। जिसके ये जो देखिए हम कुछ टर्म लिखे हैं उसको हम समझा देते हैं आपको। ये सपोज कीजिए कि आप यहाँ से चलना दौड़ना शुरू किए, आप वापस ये दौड़े, दौड़ते हुए वापस जब आप यहाँ पे पुनः आ गए तो एक चक्कर लगाए। ये क्या लगाए, एक चक्कर लगाए, यानी यही आपका परिधि है। इसको क्या कहा जाता है, हम लोग का परिधि बोलते हैं। जो आपको लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, और यानी कहने का मतलब है कि वृत्त जो वृत्ताकार पथ पे जो टोटल दूरी होता है, कुल दूरी होता है, वही उसे क्या होता है, परिधि होता है। समझ में आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करके आए वही टोटल लेंथ क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो परिधि हो गया ना। वृत्ताकार पथ पे तय कि ऐसा अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो परिधि का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो चलिए लिख भी देते हैं। परिधि का डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, तो वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी परिधि कहलाती, क्या कहलाती है, याद रखिएगा, परिधि कहलाती है। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। यानी आप रनिंग करते हैं, एक चक्कर जब पूरा लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा जब घूम ले, 360 में घूम जाते हैं, तो 360 डिग्री जब घूमते हैं तो वो एक चक्कर लगाता है, कह सकते हैं वही उसका परिधि हो गया। इससे जो होता है ना, इसको हम लोग याद रखिएगा इसके बारे में, सी से इसको डिनोट करते हैं। किसे कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम लोग, सी से सूचित किया जाता है। क्लियर है, तो अब देखिए इसके बारे में जान गए। अब क्या होता है कि इसको कुछ फॉर्मूला से भी इसको भी जान लेते हैं, अच्छा रहेगा हम लोगों को। तो देखिए, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2πr। क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत ही ये क्वेश्चन 10th क्लास में, स्टैंडर्ड में तो ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में काम आता ही है, तो याद रखना है। तो ऐसे भी कोई सवाल, छोटा मोटा सवाल आता है तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी देता है। ठीक है, तो बनना ही है। देखिए बेसिक है ये सब चीज। जहाँ क्या आर क्या है, आर जो है वो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और पाई क्या होता है, इसको बोलते हैं पाई। पाई जो होता है इसके वैल्यू होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, और नहीं आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि पाई का मान जो हम लोग को क्या रखना है, 22/7 रखना है। हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप पाई का, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया रह सकता है
3.14 दिया जा सकता है, पाई का वैल्यू कुछ बहुत सारा होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट नहीं लेते हैं। तो ये आपको दिया नहीं रहेगा तो इसका उपयोग करना है, अगर दिया रहेगा तो लिखा रहेगा आपको इसका उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो अक्सर नहीं दिया रहता है तो इसका ही उपयोग करेंगे हम लोग, सवाल को बनाएंगे। ये आपका परिधि था, परिधि आपका समझ में आ गया। क्या बताया आपको हम, वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, ये वृत्ताकार वृत्त है और ये वृत्ताकार पथ पर तय करेंगे दूरी को, उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि जो होता है ये क्या होता है, देखिए परिधि को सी से डिनोट कर, परिधि क्या होगा 2πr हो गया। तो बोल सकते हैं कि ऐसा ही बोल सकते हैं ना, नोट करके लिख सकते हैं ना कि वृत्त का एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि बोल सकते हैं ना, वृत्त की परिधि। याद रखिएगा ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये जानना चाहिए। क्या कि मान लीजिए कभी कोई होता है क्या कि आपको एक चक्का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए कोई एक चक्का है, वो उसका जो त्रिज्या दिया हुआ तुमको, आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कितना दूरी तय कर रहा है, तो बोल रहा है कि वो कितना समय के बाद जो ना वो कितना चक्कर लगाएगा, वो चक्कर लगाने, चक्कर की संख्या निकालने देता है, तो हम इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि वृत्त का एक चक्कर बराबर जो होता है वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। यानी हम लोग एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके आ गए। एक और इससे हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जानते हैं, अब लोग पाई किसको कहते हैं पता है, देखिए पाई जो होता है जिसको बोलते हैं पाई बराबर जो होता है, तो ये परिधि होता है, परिधि बटे व्यास होता है। क्या होता है, परिधि बटे व्यास होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाई, जो करते हैं पाई किसको कहेंगे, तो लिखिए पाई का डेफिनेशन, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो परिधि क्या होता है, परिधि को हम लोग सी लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई बराबर सर क्या हो सकता है, c/d हो सकता है। इसको ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। तो और भी पाई के बारे में बात क्या हो सकता है, सॉरी पाई के, हाँ पाई का डेफिनेशन क्या हो सकता है, पाई का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, पाई कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम एक समझाते हैं आपको पाई कैसे निकलता है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, पाई बटे डी हो जाएगा ना। तो देखिए 2πr और यहाँ डी का वैल्यू क्या है 2r होता है, 2r होता है। ये 2 खत्म, r इससे खत्म, तो क्या निकल गया, पाई। क्या निकल गया, पाई। तो यही आपका हो गया रिलेशन पाई। पाई किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई। तो लिख सकते हैं पाई इक्वल टू c/d। इसको नीचे लिख लीजिएगा, इस चीज को आप यहाँ लिख लीजिएगा या कहीं लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। तो ये हम लोग किसके बारे में जाने, परिधि के बारे में जाने, उससे रिलेटेड हम लोग बातें सब जाने, और बहुत सारा चीज है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई डी भी फॉर्मूला हो सकता है, डी 2r बराबर होता है डी, यानी हम लोग कहते हैं ना कि डी बराबर 2r, डी बराबर क्या होता है 2r। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2r है, तो 2r की जगह पे डी रख दिए, तो पाई डी। डी क्या यहाँ पे व्यास है, डी यहाँ पे क्या है व्यास है। ये भी ऐसे भी आप फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो आपका ये एक चीज हुआ क्या, परिधि के बारे में जाने, परिधि से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें जान गए, ठीक है। इसी तरह करके एक एक पॉइंट्स के बारे में लोग आज जानने वाले हैं। तो आप देखते रहिएगा और अच्छा सेशन होने वाला है, ठीक है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन, पूरा एकदम पूरा चैप्टर का हर एक टॉपिक का अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग को अगर कुछ किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। और इसका क्वेश्चन भी ऐसा नहीं क्वेश्चन ही करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे जो इस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। 10th के एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे आपको इसका, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पहले इसका पूरा हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, छोटे जैसे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना, इस तरह इसका रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परिधि से रिलेटेड था, पढ़ा दिए थे आपको, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग इसको अच्छा से।
चलिए, अब हम लोग परिधि तो पढ़ ली, एक टर्म आया था वहां पे व्यास और त्रिज्या, ये हम लोग का त्रिज्या है। तो व्यास और त्रिज्या के बारे में भी जान लेते हैं। अब आते हैं व्यास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, लिख दिए उधर आपको इंग्लिश में, तो याद रखिएगा। याद जानिए कि व्यास होता क्या है। व्यास जो होता है वृत्त को, व्यास एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को वृत्त के बीचों बीच गुजरता है। देखिए यहाँ जैसे कि ये वाला रेखा जा रहा है ना, केंद्र से होकर गुजरता जा रहा है। तो आप सोचिए कि अगर केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या करेगा, वृत्त को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, इधर बराबर इधर भी बांटेगा। यहाँ पर ऐसे भी खींचेगा तो ऐसे भी आप खींच सकते हैं, ऐसे भी खींचेगा तो ये व्यास हो जाएगा। केंद्र से होकर गुजरने वाला अगर रेखाखंड दोनों तरफ वृत्त के अगर सरकमफेरेंस यानी परिधि को टच करता है, छूता है, तो अर्थात वो क्या कर रहा है, वो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटेगा। अब बोल देंगे कि सर अगर वृत्त के केंद्र से कितने व्यास खींची जा सकती है, तो केंद्र से तो जितने बार का ही, देखिए ये सरकमफेरेंस किससे मिलकर बना हुआ, पॉइंट से मिलकर, बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो अब जितने सारे बिंदु होंगे उतने खींच सकते हैं, यानी बिंदु ना काउंट कर सकते हैं तो व्यास भी नहीं काउंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड उसमें व्यास खींच सकते हैं, डायमीटर बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसका हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या कहेंगे, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या होता है, व्यास यह एक प्रकार का जीवा होता है। क्या होता है, जीवा होता है। यह एक प्रकार का जीवा होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात कि व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा खंड होती है। यह वृत्त को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो याद रखिए कौन है, या ऐसे लिख सकते हैं बड़ी जीवा होती है, बड़ी जीवा व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है, या बोल सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है कौन, व्यास। ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दिए, व्यास जो होता है एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अर्थात तो व्यास बराबर बोल सकते हैं हम लोग क्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी हम लोग क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दे जाता है, व्यास दे देता है, बोलता है त्रिज्या ज्ञात की, या फिर त्रिज्या दे देगा, बोलेगा व्यास क्या होगा इसका। तो याद रखिएगा कि व्यास बराबर क्या होता है कि 2 गुना त्रिज्या होता है। ये इसका रिलेशन है, इसको हम लोग लिखेंगे डी बराबर क्या लिख देंगे 2r। ठीक है, जहां पे डी क्या है, डायमीटर है, व्यास है, और r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हम लोग का क्या था, तो व्यास के बारे में था। ठीक है,
तो व्यास के बारे में तो क्या जाने कि क्या लिखे भी हम, यह एक प्रकार का जीवा होता है। अब बताएंगे जीवा क्या, देखिए हम रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे जैसे जिस टर्म का यूज होगा उसको हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या, यह एक प्रकार का जीवा होता है, सॉरी 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, एक बार एक क्या जीवा होता है, और व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। व्यास जो होता है वृत्त के हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। गुजरने वाला एक रेखा खंड होता है। खंड रेखा खंड किसको कहेंगे, रेखा और रेखा खंड में क्या अंतर है जानिए। रेखा जो होता है उसको अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं, उसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, लेकिन रेखा खंड का जो होता है एक लेंथ फिक्स होता है, उसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं। यानी आप स्केल में नापते हैं ना हम लोग, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचते हैं, वो रेखा खंड हुआ। यानी रेखा का टुकड़ा जिसका लंबाई क्या होता है, फिक्स होता है, और दोनों जो एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। और रेखा को क्या होता है, दोनों तरफ अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं, जहां तक बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो ये आप हम लोग का व्यास के बारे में पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे अब आते हैं त्रिज्या। त्रिज्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, देखिए पहला बात तो इसमें हम लोग का पॉइंट में यही आ जाएगा। त्रिज्या क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, यानी परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोले हम, वृत्त के केंद्र से, आप वृत्त के केंद्र से इसकी बीच की दूरी जो होती है, आप यहाँ क्या, आप यहाँ कहीं पर भी खींच सकते हैं, केंद्र से लेकर सर्कमफेरेंस पे कहीं पर परिधि पे खींच सकते हैं, वही उसका दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। इसी तरह देखिएगा, त्रिज्या रेडियस को इसे आर के द्वारा, स्मॉल आर लिखे, आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसमें एक और बात याद रखना है, क्या याद रखना है, कि वृत्त का, बहुत ही मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या वृत्त के व्यास का, वृत्त के व्यास का आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, याद रखिएगा। दैट इज, अर्थात क्या, कि त्रिज्या जो होगा, अगर निकालना होगा, अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, व्यास को आधा कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो याद रखिएगा त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर है, ये त्रिज्या निकल जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं आर बराबर हो जाएगा d/2 हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका हो गया त्रिज्या, ठीक है। व्यास जान गए हम लोग, त्रिज्या जान गए, ठीक है। चलिए हम लोग परिधि भी जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं जीवा के बारे में। क्या होता है जीवा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो हम लोग का ये, हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवा के बारे में। जीवा होता क्या है, तो एक जीवा के बारे में याद रखिएगा। जीवा आपको देखिए क्या है, कि जीवा वृत्त में आप कहीं पर भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वह रेखाखंड जो क्या कहते हैं, वृत्त के वह रेखाखंड जिसका दोनों सिरा वृत्त के जो है ना सर्कमफेरेंस को छूता है। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, कि वह रेखाखंड ठीक है, वह रेखाखंड जिसका
दोनों सिरा सिरा वृत्त के परिधि को छूता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो आपको भी जस्ट बताया कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। एक बात ना जानिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट, कभी सोचिएगा नहीं, कितना मजेदार बात है, इतना दिमाग जाता भी नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है। पॉइंट है, क्या पॉइंट है? तो देखिए, आप एक सोचिए कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, खींचते जाएंगे, केंद्र की ओर बढ़ते जाएंगे, तो जीवा का लेंथ क्या होता है? बढ़ते जाता है ना। और जैसे जैसे अंदर ये क्या कहते हैं, केंद्र से दूर जाएंगे, तो जीवा क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर बोलेगा ये सबसे बड़ा अग्र जीवा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है अर्थात व्यास, वो सबसे बड़ा जीवा होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो जीवा आप कहीं पर भी खींच सकते हैं। आप एक सर्किल खींच दिए तो सर ऐसा खींच रहे, यहाँ पे, यहाँ से ये दोनों हो गया तो ये जीवा हो गया, ऐसे खींच रहे हैं ये जीवा हो गया, ऐसे खींच ये जीवा हो गया, ये हो गया। दो दो कम से कम दो को छूना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं, क्या हम ऐसे खींच सकते हैं क्या? ऐसे, ये भी जीवा हो गया। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। यहाँ सारे सारे ये सारे क्या है? सब के सब जीवा है। टच करना चाहिए दोनों को। ये सारे के सारे क्या है? जीवा है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़े थोड़े टर्म को जाने, थोड़े थोड़े उसके थोड़े थोड़े जितने बातें हैं उसको जाने। देखिए, एक होता है कि स्पर्श रेखा होता है, जो ज्योमेट्री में आपको पढ़ाएंगे, कभी आएगा हम पढ़ेंगे, जब तो जाएंगे टॉपिक में तो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो जीवा क्या होता है? जो वृत्त को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है ना, ऐसे करके टच करके जाता है, ये वाला, इसी को बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और यही कहलाता है स्पर्श रेखा। क्या कहलाता है? स्पर्श मतलब छू के जाता हुआ, वृत्त के परिधि को बाहर से टच करके जाने वाला जो रेखा होता है ना, वो क्या होता है? स्पर्श रेखा होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, स्पर्श रेखा, टेंजेंट क्या होता है, लंब उस पर डालते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग। तो हम लोग तो भी मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका था। लेकिन इसी में कुछ कुछ टर्म आते हैं जो आपको और जानना जरूरी है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम हो चुका है। तो मैं यहाँ फोटो फिर से बनाएंगे। तो देखिए, ये हम लोग एक फोटो बनाते हैं। देखिए, ये हम लोग का सर्किल है, केंद्र है। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो त्रिज्यखंड के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिज्यखंड। अब ये देखिए, त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्या का खंड, खंड मतलब होता है टुकड़ा। तो त्रिज्या का टुकड़ा यानी वृत्त में जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया टुकड़ा होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अब ये त्रिज्यखंड दो तरह का हो जाएगा। अगर एक बार सोचिए थोड़ा सा, अगर हम मान लेते ये रेडियस है, त्रिज्या है, आपको बताया त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या काटे तो ये ना कुछ एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, इसको बोलते हैं थीटा, यानी त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, और ये क्या है? हम लोग का त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है। ये हम लोग बोलते हैं रेडियस, बोल दिया आर त्रिज्या, और ये हो गया आर त्रिज्या हो गया। अब एक बात देखिए, ये बड़ा वाला पार्ट है ना, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट जो बड़ा है, इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्या का खंड से त्रिज्यखंड हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अब यहां से ये क्या है? ये त्रिज्यखंड की लंबाई हो गई, यानी ये त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई होगी। सवाल ऐसे पूछता है, इसकी लंबाई ज्ञात करें, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे निकालना है। ठीक है, तो सारे अभी अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहां से यहां तक ये हुआ, क्या हुआ? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, जिसको बोल देते हैं एल हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को पूछ देता है क्या, इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो त्रिज्यखंड क्या हो गया? तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, दो तरह का त्रिज्यखंड हो गया, लघु तथा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड।
दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में। क्लियर है? लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग जान के लघु त्रिज्य खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या कहेगा? वृत्त के दो त्रिज्य, यानी कि लघु त्रिज्य खंड वह भाग है जो वृत्त के, है ना, दो त्रिज्या का सबसे छोटा भाग, दो त्रिज्या के द्वारा घेरा गया बना हुआ सबसे छोटा भाग जो होता है वही हुआ लघु त्रिज्य खंड, और सबसे बड़ा भाग जो क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। इसको याद रखिएगा। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर बोल दे कैसे निकालेंगे, देखिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखिएगा थीटा, ये क्या है हम लोग पढ़ते हैं इसको, थीटा एंगल है, तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकता है, लेकिन यहाँ थीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बार अब बोलेंगे सर ये कैसे निकाला, ये कहां से आ गया, ये जो हमको लग रहा अच्छा नहीं लग रहा, कैसे आ गया। एक बात बताइए, ये पूरा भाग क्या है, वृत्त है, पूरा भाग क्या है, वृत्त है। जब पूरा भाग वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं तो आगे बताएंगे भी हम। तो क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे थीटा है, अब ये कौन है, इसके द्वारा एक भाग हुआ ना। एक बात बताइए, अगर एक सर्किल है, सर्किल में अगर ये वाला काट दे तो ये एक टुकड़ा खा, अब जैसे पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा में क्या करते हैं, एक टुकड़ा ऐसे काट के निकाल लेते हैं, निकालते हैं ना ऐसे करके, फिर ऐसे करके निकाल लिए, फिर ऐसे करके निकालिए, फिर ऐसे निकालिए। अगर ये जो है कोना बना ना, ये कोना दो त्रिज्या के द्वारा ये कोना निकल गया, यानी कोना का भाग अगर बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 निकल गया, तो 5 भाग है किसमें, तो 1 2 5 भाग में एक भाग निकाल लिए, तो 1/5 भाग करते हैं ना, ये भाग हो गया। उसी तरह हम लोग इसको निकालने के लिए क्या कर दिए, एंगल को ही मान लिए, आपको ये एंगल बनाया गया है, तो हम लोग पूरा का पूरा एंगल तो 360 बनाता है, तो भाग निकालेंगे, मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया होगा, तो 6 से भाग लगा दे, 6 ऊपर रख देंगे, 6 36, यानी 1/6 भाग हो गया ये, यानी छठा भाग हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को 45 डिग्री दिया होगा, तो 45 बटे क्या होता है, 360 हो जाएगा, तो 45 चौके 45 अट्ठे हो जाएगा, तो पहला 45 चौके 45 दूना 90, 90 90 180, ठीक है। तो 45 अट्ठे हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा, तो ये बटे 8वां भाग हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखा गया इसको ऐसा, तो याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे अगला बात आता है हम लोग का कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा। तो एक बात याद रखें, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, आपको बताएंगे हम कैसे लिखे हैं, ठीक है, कैसे लिखे हैं वो आपको याद, ये वाला याद रखना है, बहुत शॉर्ट कोड है। तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आ कैसे गया, एक बात बताइए, ये पूरा एंगल कितना बनाता है, 360 बनाता है, तो हमको एक नया एंगल बन गया यहाँ वाला, तो 360 डिग्री पूरा एंगल है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए अब ये जो थीटा की जगह पे, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो ये आपका जो है थीटा की जगह पर रख दिया, बात तो वही था, तो मेन तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, लेकिन थीटा का मान चेंज हो गया। लेकिन फिर भी एक और देख लीजिए, उसको समझते हैं ये कैसे आया। मान लीजिए हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा क्या है, वृत्त है, ये बात पूरा भाग क्या वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा का वृत्त का क्षेत्रफल है, जो जिसके अंदर काम हो रहा है, देख लो वृत्त के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और उसमें क्या घटा देंगे, इस त्रिज्या को घटा देंगे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिए। जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाइएगा, अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखा है आपको यहाँ पे, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया सर, तो 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री हो गया। आप इसको अगर आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। यही बात आपको तुम यहाँ लिख दिए। समझ में आया कैसे आया? तो आपको इस तरह भी समझा दिए, डायरेक्ट आपको कैसे आया, अब ऐसे भी निकाल के दिखा दिए कैसे आ गया। क्लियर है? आपका ये दो क्षेत्रफल निकल गया। अब लघु त्रिज्यखंड बोले, अब याद रखिए लघु त्रिज्यखंड की जगह कहीं कहीं पे क्वेश्चन ना संगत त्रिज्यखंड बोल देता है। संगत त्रिज्यखंड का मतलब समझ जाइएगा कि क्या बोला जा रहा है इसमें, कि क्या बोला है निकालने के लिए। इसमें संगत त्रिज्यखंड में तो याद रखना कि लघु त्रिज्यखंड ही बोला है निकालने के लिए, याद रहेगा। चलिए अब इसी में याद रखिएगा एक और चीज आता है, चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं निकालने के लिए? चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो लंबाई मान लेते हैं एल होता है, लेंथ होता है। तो क्या हो जाएगा याद रखिएगा 360 थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आप इसको शॉर्ट कट में 2 से काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं थीटा बटे 180 पाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये त्रिज्यखंड की लंबाई ऐसे नहीं हुई। त्रिज्यखंड की लंबाई में देखिए ये यहां से यहां तक का निकला, लेकिन ये भी तो लंबाई है। ये देखिए त्रिज्यखंड का चाप है, ये यहां से यहां तक चाप है। ठीक है, याद रखिएगा त्रिज्यखंड का यहां से यहां तक चाप की लंबाई यही एल है। अब अगर आपसे पूछ दे एक और बात, याद रखिएगा त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने बोल दे, क्या बोल दे से बोलेगा सही कैसे निकलेगा, परिमाप बोल दे तो कैसे बोलेगा, वो क्या होगा। तो याद रखिएगा तो थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर प्लस 2r। ये कैसे हो गया याद देखिए, समझिए बहुत इजी है। अभी आप क्या निकाले, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या लिखे, थीटा बटे 180 डिग्री और यहाँ पाई आर लिखे, यानी ये जो लंबाई है यहां से यहां तक का वही लंबाई क्या है, थीटा बटे 180 पाई आर। ठीक है, लेकिन ये भी तो लंबाई है ना त्रिज्यखंड की, ये यहां से यहां तक लंबाई है ना, तो ये पूरा इसकी लंबाई होगी यहां से यहां तक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आर है और ये आर है, तो आर प्लस आर क्या हो गया, 2r हो गया। 2r प्लस यहाँ क्या होगा 100 थीटा बटे 180 प्लस पाई लिख दी यहाँ पे, यही आपका क्या हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ तक एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक बात को हम समझाते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको साफ करते हैं लोग और फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा आता है, याद रखिएगा वृत्तखंड क्या होता है। तो इसमें दो बात आता है, लघु वृत्तखंड, वो एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। समझते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए केंद्र है, मान लीजिए क्या है ही वृत्त का केंद्र होता है, सपोज कीजिए इसको। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर एक रेखाखंड जो है, चाप जो होता है इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया हम लोग का, ये जीवा है, क्या है, जीवा है, ये चाप है। ठीक है, तो ये जीवा जो है, जीवा खींचा गया, यानी एक लाइन के द्वारा अगर वृत्त को सीधे सीधे काट दे, एक लाइन के द्वारा अगर सीधा सीधा वृत्त को काट दे तो क्या हो जाएगा कि अब बोलेंगे सर तब तो यहां से यहां तक भी खींचेंगे तो हो जाएगा। तो हाँ, तो आप बताए, आपको तो ये बताए ही, क्या बताए कि अगर वृत्त के केंद्र से होकर अगर सीधा सीधा रेखा खींच दे तो वो तो क्या होता है, व्यास हो जाता है। व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वो अर्ध। अच्छा बताइए, अगर बीच से काट के हटा दे तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा ढोलक की तरह, तो ये ना ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यही क्या है हम लोग का, ये वाला जो पार्ट है जो कलर कर रहे हैं इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं हम लोग, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच गया ऊपर वाला इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। कोई दिक्कत, नो एनी डाउट, होना नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं छूटेगा, डोंट वरी। आप लोग खाली देखिए इसमें क्या कर रहे हैं निकालने के लिए। अगर इसको हम लोग यहां से यहां तक अगर इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, ये यहां से यहां तक तो क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। ध्यान दीजिए सारा काम इसी में हो जाएगा। ये हम लोग का मान लीजिए क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये कोण क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है।
ठीक है, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये सर ये साइन थीटा कॉस थीटा तो त्रिकोणमिति में यहाँ कैसे यूज हो रहा है, तो ये देखिए यूज करने से क्या कर सकते हैं, इजी हो जाता है। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए ये कैसे आया, ये तो देखिए आ रहा है ना, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा है तो त्रिज्यखंड है। अगर इस टुकड़ा को अगर हम घटा दें इस टुकड़ा को तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये देखिए सपोज कीजिए वही है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए था। तो ये देखिए ये तो त्रिभुज है, अगर हम इसमें लंब डाल दें तो ये देखिए ये आर है और ये भी क्या है, आर है, ठीक है। हमको तो जानते क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो लंब तो हमको दिया नहीं है, तो हम लोग को मान लेते हैं ये जो है बराबर भागों में बांट दिया, इसको क्या कर दिया, इसको बराबर भागों में बांटा है। एक बात बताइए, हमको लंब निकालना है। अगर ये हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज यदि ये कौन क्या आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, तो ये क्या होगा 90 होगा ही ना, तब ना 90 180 क्या करते हैं इसको 180 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इसको बीच में बांटेंगे तो ये क्या होगा 45 हो जाएगा, 45 45 90 और ये क्या होगा 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एंगल लेंगे, ये साइन थीटा हम लोग का, ये क्या है। अब देखिए ये लंब है, ये क्या है लंब और ये कर्ण है। और लंब और कर्ण, जब लंब और कर्ण निकालते हैं तो लंब और कर्ण बराबर क्या होता है साइन थीटा। लंब और कर्ण लेते हैं तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री है, तो अब यहां पे तो क्या हो जाएगा, मान लो हमको एंगल नहीं पता, हमको तो एंगल तो दिया नहीं, ये तो थीटा एंगल है, तो यह θ/2 एंगल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ θ/2 मान, ये पूरा का पूरा एंगल मान लो थीटा है, क्या है ये थीटा एंगल है, सपोज करो थीटा एंगल है। ये क्या एंगल हो गया हम लोग का θ/2 हो गया, ठीक है। ये भी थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण एंगल सेम होगा, कहीं ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन हो सकता है वो 90 डिग्री हो जाए, ये ऊपर वाला तो 90 डिग्री, ये 45 हो जाएगा, तो छोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए, इसको हम लोग साइन थीटा लिख दिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, इस एंगल को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए लंब और ये क्या है कर्ण है, तो लंब को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग एच, क्या मान लिए एच मान लिए, और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये क्या हो गया आर हो गया। तो एच बराबर क्या हो जाएगा देखो तो आर साइन थीटा हो गया। एच बराबर क्या निकल गया, ये इसकी ऊंचाई जो निकल गई वो क्या निकल गई एच साइन, एच बराबर क्या निकल गया आर साइन थीटा हो गया। और एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई, होता है 1/2 हो गया। आधार क्या है हम लोग का, आधार तो आधार तो हम लोग निकाले ही नहीं। देखिए अगर हम लोग आधार लें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आधार है, ये तो बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया है। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, आधार तो निकाले ही नहीं थे हम लोग, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो अभी cos थीटा होता है cos, अब इसको ये 90 डिग्री है तो इसको लंब मान लेते हैं, ये हम लोग क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे θ/2 साइन θ/2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए साइन थीटा बराबर साइन θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 2 है। अगर हम लोग इसको यहाँ θ/2 माने ना, कहीं θ/2 हो जाएगा। तो ये देखिए साइन θ/2 है, तो अगर इसको हम लोग क्या ले लें θ/2, तो अगर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो ये x बाई क्या हो जाएगा r, यानी कह सकते हैं x बटे क्या हो गया r हो गया सर। तो आप इसको क्या कर लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा r, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, फिर समझते हैं। देखिए
ये मान लीजिए ये एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, इसमें हम लोग लंब डालेंगे, लंब डालेंगे, हमको निकालना, ये तो आर है और ये भी क्या है, आर है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 90 है, ये तो लंब डाले हैं इस पे तो 90 डिग्री होगा। ये जब 90 है, ये 45, अब यहाँ पे हो गया थीटा है, ये थीटा बाई 2 हो गया, ये एंगल क्या हो गया हम लोग का, थीटा बाई 2 हो गया। तो अब देखिए हमको ये चाहिए और ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो पहले हम लोग निकाले हैं क्या, तो इसको बोलते हैं एच और इसको बोल देते हैं यहाँ से एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो ये देखिए अगर इसको ले रहे हैं इस एंगल को, ये हम लोग का लंब हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे आर, तो आर बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर हमको ऊंचाई निकालना होगा तो लिख सकते हैं ना, बी इसको हो जाएगा और ये क्या होगा, एच हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी एच बटे आर हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग का आधार भी निकल गया। अब लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, अब थोड़ा सोचिए, ये यहाँ पे क्या है, ये एक्स जो निकला है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला है हम लोग का, ये एक्स बाई 2 हो गया, हम लोग का एक्स बाई 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी दुगुना ना है, ये हम लोग का यहाँ से आता है एक्स माने थे, ये पूरा लेंथ दुगुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2r हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जब पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 आधार, देखिए तो आधार में क्या हम लोग निकाले हैं, आधार हम लोग का निकला है गुना 2r साइन थीटा बाई 2 गुना शीर्षलंब में क्या है, r cos थीटा बाई 2। देखिए बहुत समझा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 को काटिएगा मत, कहीं काम होगा, r गुना r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 r स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब ये जो फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, तो आर स्क्वायर यहाँ क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा निकल गया। तो आप बताइए हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पूरा त्रिज्यखंड में इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा, वही करके यहाँ पे निकाल दिए। देखिए अगर इतना बात दिमाग में रहता ही नहीं, कैसे आपको दिखाना मेरा काम था, नहीं रहता है तो याद रखिएगा, फॉर्मूला काम यूज करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा कहाँ से आया वो पता, आपको सारा बात बताया। अब आगे अगला देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है हम लोग का, देखिए दूसरा फॉर्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, हमको इसका क्षेत्रफल पता चल गया, इसका क्षेत्रफल निकाला, तो वृत्त में क्षेत्रफल में घटा दीजिए ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आया ना। जो भी निकलेगा इससे निकाल लेना है, फिर इसको वृत्त में पाई आर स्क्वायर में घटा देना है। चलिए ये आपका टॉपिक था जो बताना था। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है बता देते हैं आपको, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं। क्या है कि आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2 होता है, याद कर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, होता है तो वृत्त का परिधि तो लिखा चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं, परिधि होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वृत्त का परिधि में पाई डी भी लिख सकते हैं, व्यास होता है, ठीक है। अब आते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर।
तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ समझने वाली बात है। अब अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं, देखिए क्या होता है। यही हम लोग का है, सपोज की यही है, ठीक है। अब ये यहाँ जो है ये तो व्यास है, ताकि इसी को दो टुकड़ा कर दिए, हम बांट दिए ना, ऊपर वाला भाग नीचे वाला अलग हो गया। तो ये कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो ये क्या हो गया, हम लोग को व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से तक चाप हो गया। यहाँ से यहाँ तक आधा करिएगा तो ये निकल जाता है हम लोग का पाया, क्या पूरा का 2 पायार, तो आधा करिएगा तो पायार, यहाँ से यहाँ तक होता है पायार। तो हम लोग का क्या हो गया पायार, और यहाँ से क्या आर, आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, आर प्लस आर, तो कहेंगे क्या पाई आर प्लस 2r। इसको और लिख अच्छा से लिख सकते हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है। यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट। सवाल जो भी फॉर्मूला था बताना था बता दिए, और इसमें भी कुछ और भी बताना बाकी जो सवाल में यूज होता है, रिलेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, नमस्कार। और नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर अगले दिन, और इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे वृत्त का, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।